चैप्टर पढ़े थे अधिगम, जिसमें आज तीसरा क्लास हम लेने जा रहे हैं, जिसमें प्रश्नात्मक अधिगम चैप्टर पढ़ेंगे। उसका जो पार्ट है अधिगम का, प्रश्नात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। क्या होता है? प्रश्नात्मक अधिगम दूसरों का प्रेक्षण करने से घटित होता है। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। अधिगम के इस रूप को पहले अनुकरण कहा जाता था। बंदुरा और इसके सहयोगियों ने कई प्रयोगों अध्ययनों से प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। क्या की? अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। इस प्रकार के अधिगम में क्या होता है? व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग भी कहते हैं। अधिगम मीन्स क्या बताए थे? लर्निंग, सीखना। किसी चीज़ को बार बार हम करते हैं तो उसको निरंतर वे में हम कोई भी काम को सीख लेते हैं। हम ये पता चल जाता है किस स्टेप के बाद कौन सा काम आने वाला। ठीक है, हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्लियर है? ऐसी स्थितियां में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों का परीक्षण करते हैं और उन्हीं तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को देखते हैं और उसके तरह ही व्यवहार करने लगते हैं। इस प्रकार के अधिगम को मॉडलिंग कहा जाता है। क्या कहता है? मॉडलिंग कहा जाता है। हमारे सामाजिक जीवन में प्रेक्षणात्मक अध्ययन के या सामाजिक अधिगम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम को सामाजिक अधिगम भी कह सकते हैं। याद रहेगा? प्रेक्षणात्मक शब्द थोड़ा सा अटपटा लगता है तो सामाजिक अधिगम समझ जाएंगे। अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना, और सामाजिक मतलब समाज। यानी कि समाज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, इसमें सीखा जाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को व्यवहार करते देखते हैं और उसी तरीके से भी अनुकरण करके हम सीख लेते हैं। और क्या होता है? उसको मॉडलिंग करते हैं। क्या कहते हैं? मॉडलिंग। याद हो जाएगा? हमारे सामाजिक जीवन में सामाजिक अधिगम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। क्या मिलते हैं? हम जानते हैं कि फैशन डिजाइनर विशेषतः लंबी, सुंदर, गरिमायुक्त नवयुवतियों को और लंबे तथा आकर्षक कदकाठी वाले नवयुवकों को अपने बनाए परिधानों को लोकप्रिय बनाने के लिए नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। लोग उन्हें टीवी के फैशन शो तथा पत्रिकाओं के समाचार पत्रों के विज्ञापनों में देखते हैं। वे इन आदर्श लोगों का अनुकरण करते हैं और अपने से श्रेष्ठ पसंदीदा लोगों को देखना और नई सामाजिक परिस्थिति में उनके व्यवहारों का अनुकरण करना एक सामान्य अनुभव होता है। ठीक है, प्रेक्षणात्मक अधिगम के यानी कि सामाजिक अधिगम के स्वरूप को समझने के लिए बंदुरा के अध्ययनों का वर्णन करना उचित होगा। क्या होगा? बंदुरा के अध्ययनों का वर्णन करना उचित होगा। और बंदुरा के एक प्रसिद्ध प्रायोगिक अध्ययन में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई। ठीक है, क्या किया? बंदुरा ने एक प्रायोगिक अध्ययन में बच्चों को 5 मिनट की क्या की? एक अवधि की एक फिल्म दिखाई, मूवी। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उसमें एक खिलौना एक बड़ा सा मतलब कि बोबो डॉल था, मतलब गुड्डा था, बहुत बड़ा सा गुड्डा था। खिलौना में बहुत बड़ा गुड्डा होता है, वो होता है बेबी होता है, छोटा सा तो बेबी डॉल कहते हैं, होता है गुड्डा, बड़ा सा बड़ा खिलौना। अब कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौने के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है और बड़े खिलौने के प्रति तो विशेष रूप से
उससे आक्रामक हो उठता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है, पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है और उसी पर बैठ जाता है। उसके बाद का घटना 3 अलग रूपों में 3 फिल्मों में तैयार किया गया। 3 अलग रूपों में और 3 अलग फिल्मों में तैयार किया गया। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया और एक प्रौढ़ व्यक्ति उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। एक फिल्म में बच्चों के एक समूह के ने यह देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के को पुरस्कृत किया गया और उसको एक प्रौढ़ व्यक्ति उसके आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा की। ठीक है। दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसके आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया और तीसरी फिल्म में बच्चों को तीसरे समूह ने देखा कि लड़के को न तो पुरस्कार दिया गया और न दंडित दिया गया। मतलब कि उस फिल्म को दिखाने के बाद कुछ बच्चों को 3 बच्चे का समूह था, उसको अलग अलग रूप में मतलब कि तीनों को अलग अलग दिखाया गया और दिखाने के बाद उस फिल्म में जो लड़का पात्र था, एक व्यक्ति ने उसको पुरस्कार दिया और एक बूढ़ा व्यक्ति ने, प्रतिष्ठित व्यक्ति ने उसको प्राइज दिया। एक फिल्म जो फिर वही फिल्म दूसरे समूह को दिखाया गया तो उसमें उसके बाद दिखाया कि उसको बहुत बुरा भला कहा गया, तुम इस तरह से डॉल को क्यों पीटे। और एक फिल्म वही फिल्म जो दिखाया तीसरे समूह को, तो उसको उसमें मारने पीटने वाले बच्चे को न बुरा भला कहा गया और न ही उसको कुछ भी बोला गया, न अच्छा न बुरा, कुछ भी नहीं बोला गया। इससे प्रक्रिया क्या होता है, इस प्रकार बच्चों के 3 समूहों को 3 अलग अलग फिल्में दिखाई गई। इसमें फिल्म देख लेने के बाद सभी बच्चों को एक अलग अलग प्राइवेट कक्ष में बिठा करके उसे भिन्न प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए छोड़ दिया गया। अब उसी प्रकार से सेम उसी बच्चों के साथ प्रयोग किया गया। एक कमरा में खिलौना रख करके उस बच्चे से कुछ दिया गया। इन समूहों को छिपकर देखा गया कि व्यवहारों को नोट किया गया कि उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों को फिल्मों में खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत देखा गया था, वे खिलौने के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। ठीक है। और सबसे कम आक्रामक उन बच्चों में दिखाई गई जिसमें फिल्म में आक्रामकता व्यवहार को दंडित देते हुए दिखाया गया। ठीक है। और इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाई गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखी और मॉडल का अनुकरण भी किया। प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षण मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किसी प्रकार के आचरण करेगा यह इस पर निर्भर करता है कि उसने मॉडल को पुरस्कृत होते हुए देखा है या दंडित होते हुए। ठीक है। इसमें देखा गया प्रयोग के द्वारा कि तीनों को अलग अलग जो दिखाया गया, सेम वही व्यवहार करने के लिए खिलौना रख करके उसी बच्चे के गुट को डाल दिया गया और साइड से प्रयोगकर्ता सब देख रहे थे कि क्या व्यवहार करता है। तो जो बच्चा ये देखा था फिल्म में कि भाई उस डॉल को खूब मारता पीटता है तो उसके बदले में उसको पुरस्कार दिया जाता है और उसको सम्मान की दृष्टि से दिखता है, तो वो जो समूह देखा था वही प्रक्रिया वो भी करने लगता है। ठीक है। जो बच्चा ये चीज़ देखा था और एक समूह के बच्चे जो है कुछ नहीं कर रहा था, जिसके साथ जो बच्चा ये फिल्म देखने के बाद देखा था कि वो बच्चा जो डॉल को मार रहा है और वो बच्चा को दंडित किया गया कि तुम इसको क्यों मारे, तो वैसा समूह को जो उस तरह से प्रक्रिया करने के लिए छोड़ा गया तो डर से कुछ नहीं उस खिलौना को किया। जान रहा था कि भाई डॉल को मारेंगे तो हम बहुत मानहानि मेरी जाएगी, मुझे बहुत गुस्सा, मेरे को बहुत दंड मिलेगा, अपमानित किया जाएगा कि तुम ऐसा गंदा काम क्यों कर रहे हो। और तीसरे समूह में वो भी कुछ नहीं, उतना व्यवहार नहीं दिखाया। अब यहाँ दिखाया गया कि तीसरे समूह ने कुछ नहीं किया गया। आपने यहाँ देखा कि छोटे शिशु भी घर में तथा सामाजिक उत्सवों और समारोह में प्रौढ़ व्यक्तियों के अनेक प्रकार के व्यवहारों का ध्यान से परीक्षण करते हैं, उसके बाद अपने खेल में उनको दोहराते हैं। उदाहरणार्थ छोटे बच्चे विवाह समारोह, जन्मदिन, प्रतिभोज, चोर और सिपाही, घर रखाव आदि के खेल खेलते हैं। वे अपने खेलों में ऐसा सब करते हैं जैसा वे समाज और टेलीविज़न पर देखते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं। ठीक है। बच्चे अधिकांश सामाजिक, मतलब कहने का मतलब घर में जो बच्चे हैं उसके साथ हम क्या व्यवहार कर रहे हैं, अब जैसे टेलीविज़न, टीवी, मोबाइल में जो कुछ भी वो देखता है उसी प्रकार से सबके साथ वो व्यवहार करता है।
इसलिए हम लोग कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखा जाए, टेलीविज़न से दूर रखिए। मतलब किसी भी चीज़ का अगर सुविधा मिल रहा है तो गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल देख रहा है तो अच्छा चीज़ खोलिए देखने के लिए। आप लोग बात कीजिए, अगर गार्जियन कल के बनते हैं, आपकी शादी ब्याह होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस पर ध्यान देना जरूरी होता है कि वो बच्चे टीवी में आकर क्या देख रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो गलत बच्चों के साथ तो संगत नहीं हो रहा है, मोबाइल में गलत चीज़ तो नहीं देख रहे हैं, देखना है उसमें अच्छा चीज़ देखो। ठीक है, ये बात करना पड़ेगा क्योंकि वो जो देखेंगे वही व्यवहार करेंगे। बच्चे अधिकांशतः सामाजिक व्यवहार कोडों के परीक्षण तथा उसकी नकल करके सीखते हैं। कपड़े पहनना, बालों को संवारने की शैली और समाज में कैसे रहा जाए, यह सब दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि बच्चों के व्यक्तित्व का विकास भी परीक्षणात्मक अधिगम के द्वारा होता है। आक्रामकता, परोपकारिता, आदर, नम्रता, परिश्रम, आलस्य और आदि गुण भी अधिगम की इसी विधि द्वारा अर्जित की जाती है। किसी भी बच्चे में शुरू से ही कपड़े पहनने की आदत, बालों को संवारने की आदत, समाज में कैसे रहा जाए, यह सब देखकर सीखा जाता है। क्या होता है? देखकर सीखा। इसको जरा ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके। तो बच्चे अधिकांश तो क्या करते हैं, समाज में व्यवहार प्रौढ़ों का और उसकी नकल करके सीखते हैं। बड़े लोगों को जैसे व्यवहार करते देखते हैं तो उसी तरीके से छोटे बच्चे भी सीखते हैं। कपड़े पहनने का तरीका, जैसा हम पहनेंगे, अंग धरंग कपड़ा सब पहनेंगे, फटा जींस टाइप का फैशन करेंगे तो बच्चे भी उसी तरह से अनुकरण करेंगे, उससे ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। अगर हम सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे तो बच्चे भी वही अनुकरण करेंगे। अपने घर में किसी को मारेंगे पीटेंगे, माँ पिता को, तो वो भी सोचेंगे ओ मेरे पापा अपने पापा को मार रहे हैं तो हम भी बड़ा होंगे तो अपने पापा को बहुत मार मारेंगे। ये सब क्या होता है? अनुकरण बच्चे करते हैं। किसी बच्चे का संस्कार अगर हम कहीं पार्टी किसी समारोह में बच्चे को बदमाशी करते देखते हैं तो लगता पता चल जाता है कि इसके माँ बाप जी यही सिखाते होंगे या यही उस तरह से उसके सामने करते होंगे। इसलिए बच्चों के सामने कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। अच्छी अच्छी चीज़ उसको सिखाना चाहिए, उसके लिए समय दे करके अच्छी बातों को अनुकरण कराना चाहिए, जो कि वो उस चीज़ को सीख करके आगे बढ़े। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कपड़े पहनना, बालों को संवारने की शैली, समाज में कैसे व्यवहार रहा जाए, यह सब दूसरों को देखकर सीखा जाता है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी ज्ञात होता है कि बच्चों के व्यक्ति का विकास भी परीक्षणात्मक अध्ययन के द्वारा होता है। आक्रामकता, परोपकार करना, आदर सत्कार करना, नम्रता, परिश्रम, आलस्य आदि गुण भी अधिगम के इसी विधि के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम। अब हम लोग पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में क्या है ये तो समझ गए। प्रेक्षणात्मक अधिगम यानी कि सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम में क्या क्या होता है? व्यक्ति को देख करके अनुकरण करता है और उस तरह से व्यवहार करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडलिंग कहते हैं। और मॉडलिंग में क्या होता है? कहते हैं ना ये लड़की मॉडलिंग हो गई, यानी कि जो भी वो पहनावा और जो भी स्टेज पे जाके करती है, पत्रिका में, मोबाइल पे, टीवी में, उसी देख करके लड़की लोग भी पहनावा होगा शुरू कर देते हैं। चलो, अब संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम में क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती है। क्या होता है? कुछ मनोवैज्ञानिक अधिगम को उन संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के रूप में देखते हैं जो अधिगम के मूल में होती है। उन्होंने अधिगम के ऐसे उपागम विकसित हुए हैं जो उन प्रक्रियाओं को पर फोकस करते हैं जो अधिगम करते समय घटित होता है, न कि केवल SR या SS संबंधों पर ध्यान केंद्रित करके, जैसा कि प्राचीन क्रिया प्रसूति अनुबंधन में किया जाता है। अतः संज्ञानात्मक अधिगम में सीखने वाले व्यक्ति के क्रियाकलापों की बजाय उसके ज्ञान में परिवर्तन होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम एवं
अव्यक्त अधिगम में इस प्रकार का अधिगम परिलक्षित होता है। अंतर्दृष्टि अधिगम। कोहलर ने अधिगम का एक ऐसा मॉडल प्रदर्शित किया जिसकी व्याख्या अनुबंध के आधार पर सरलता से नहीं की जा सकती। उन्होंने चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए। कोहलर ने चिंपैंजी पर अनेक प्रयोग किए थे जिसमें चिंपैंजी को जटिल समस्याओं का समाधान करना था। कोहलर ने चिंपैंजी को एक बंद खेल क्षेत्र में रखा जहां भोजन था लेकिन चिंपैंजी की पहुंच से बाहर था। इस खेल के क्षेत्र में कुछ उपकरण जैसे डंडे, बॉक्स भी रख दिए गए थे। चिंपैंजी ने तेजी से बॉक्स पर खड़े होना और डंडे से भोजन पदार्थ को अपनी ओर खिसकाना सीख लिया। क्या किया? डब्बा रख करके उस पर खड़ा होकर के डंडा से भोजन सामग्री को खिसकाना सीख लिया फट से। इस प्रयोग में अधिगम प्रयत्न, त्रुटि और प्रबलन के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुआ बल्कि अकस्मात अंतर्दृष्टि की दीप्ति द्वारा घटित हुआ। चिंपैंजी कुछ समय तक खेल क्षेत्र में घूमता रहा, फिर एकाएक एक बक्से पर खड़ा हो जाता है और एक डंडा उठा करके केले पर मारता है जो सामान्यतः उसको पहुंचने के बाहर ऊंचाई पर थे, पहुंच के बाहर ऊंचाई पर थे। चिंपैंजी ने जो अधिगम प्रदर्शित किया उसे कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम कहा। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समस्या का समाधान एकाएक स्पष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एकाएक स्पष्ट हो जाता है। जो कभी भी किसी को भी अगर उस प्रक्रिया के लिए वो व्यवस्था करके रख देते थे, धीरे धीरे दिमाग लगा ही देता है। ठीक है। अंतर्दृष्टि अधिगम के एक अन्य प्रयोग में एक समस्या प्रस्तुत की जाती है, उसके पश्चात कुछ समय तक प्रगति का अभ्यास नहीं होता, फिर अंत में एकाएक समस्या समाधान उत्पन्न हो जाता है। समस्या का समाधान उत्पन्न होता है। जब कोई भी समस्या प्रस्तुत की जाती है तो उसमें थोड़ा देर के लिए इधर उधर कोई समय गुजरता है, लेकिन अंत में क्या होता है? एकाएक समस्या का समाधान मिल जाता है। अंतर्दृष्टि अधिगम के में अचानक समाधान प्राप्त होना अनिवार्य है। एक बार समाधान मिल जाने पर अगली बार समस्या उपस्थित होने पर उसकी पुनरावृत्ति तत्काल की जा सकती है। मतलब एक बार समय लगा, बंदर चिंपैंजी जो है बक्सा इधर उधर किया, फिर संजोग से बक्सा रख दिया, बक्सा फिर चढ़ के डंडा से हिला करके केला को या जो भी खाद्य पदार्थ था उसको खिसकाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे बार जो चिंपैंजी को फिर उसी परिस्थिति के साथ रखा जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगा करके सीधे बक्सा डालेगा, उसके ऊपर चढ़ के डंडा हिलाना शुरू कर देगा। मतलब जैसे जैसे प्रयोग में एक बार जब उसको प्राप्ति हो जाती है कि किसी चीज़ को हल करने का समस्या वो ढूंढ लेता है तो नेक्स्ट टाइम उस समस्या को ढूंढने में समय नहीं लगता, फिर वही प्रक्रिया में तुरंत जुट करके उस चीज़ को सॉल्व कर देता है। ठीक है ना? अतः यह स्पष्ट है कि अधिगम किया गया है वह उद्दीपकों और अनुक्रियाओं के बीच अनुबंध साचर्यों के विशिष्ट समूह नहीं बल्कि साधन और साधन के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्दृष्टि अधिगम का सामान्यीकरण अन्य मिली हुई होती है और समस्याओं की परिस्थिति में भी हो सकता है। अव्यक्त अधिगम। अब क्या है? अव्यक्त अधिगम। एक अन्य प्रकार के संज्ञानात्मक अधिगम की अव्यक्त अधिगम कहते हैं। अव्यक्त अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है। क्या कहते हैं? एक नया व्यवहार सीख लिया, किंतु व्यवहार दर्शाया नहीं जाता है। व्यवहार क्या होता है? दर्शाया बिल्कुल नहीं जाता है जब तक कि उसे दर्शाने के लिए प्रबलन प्रदान नहीं दिया जाए। जैसे टॉलमैन ने अभिव्यक्त अधिगम के संप्रत्यय को अपना प्रारंभिक योगदान दिया। अव्यक्त अधिगम को समझने के लिए उन्होंने एक प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है कि टॉलमैन ने चूहे के दो समूह को भूल भुलैया में चुरा दिया। टॉलमैन ने क्या किया? चूहे के दो समूह को भूल भुलैया में डाला गया तथा उन्हें अन्वेष करने का अवसर दिया। चूहे ने एक समूह को भूल भुलैया के अंत में भोजन मिला और उन्होंने भूल भुलैया में प्रारंभ से अंत तक का रास्ता तेजी से ढूंढ लिया। दूसरी बार चूहे के दूसरे समूह को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया तथा उन्होंने अधिगम के कोई स्पष्ट संकेत भी प्रदर्शित नहीं किए, किंतु बाद में जब उसे प्रॉब्लम किया गया तो वो भूल भुलैया में रास्ते में प्रारंभ से अंत तक उतनी ही सक्षमता से दौड़ने लगे जितनी सक्षमता से समूह के चूहे दौड़ते थे। टॉलमैन ने यह प्रतिपादन किया कि
अति अप्रबलित समूह के चूहे ने भी भूल भुलैया के मानचित्र के अन्वेषण करके जल्द ही सीख लिया था। केवल उन्होंने अपने अव्यक्त अधिगम का प्रदर्शन तब तक नहीं किया जब तक कि ऐसा करने के लिए उन्हें प्रॉब्लम प्रदान नहीं किया गया। इसके बजाय चूहे ने भूल भुलैया का एक संज्ञानात्मक मानचित्र विकास किया तथा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे जिस दिशाओं और स्थानीय अवस्थियों की आवश्यकता थी उनका मानस चित्रण किया। मतलब इसमें दिया गया कि जब तक प्रॉब्लम नहीं पैदा होगा, रेनफोर्स जब तक पैदा नहीं होगा किसी भी चीज़, जैसे जब तक तुमको भूख नहीं लगेगा तब तक तुम दिमाग कैसे लगाओगे घर में कि चावल है, दाल है, भूख लगे तभी ना तुम बनाने के लिए बैठोगी। उसी प्रकार से इसमें जो भूल भुलैया में जब तक भूखा चूहा को नहीं डाला जाएगा और लास्ट में उसको रास्ता, जब उसको धीरे धीरे खोजते खोजते अपना बिस्किट तक पहुंच गया, खाना तक पहुंच गया, तो सेकेंड टाइम में जो है वो रास्ता जो है उसके दिमाग में एक मानचित्र बना लेता है और सेकेंड टाइम वो सीधा उस रास्ता से चलते हुए उस चीज को प्राप्त कर लेता है ना। लेकिन वो प्राप्त कब करता है? जब उसके अंदर में भूख नहीं लगेगा। ऐसे चूहा को जब तक भूख नहीं जाएगा तब तक सोचेगा कैसे कि भाई वहां खाना है, नहीं जाएगा। मान के चलो तुमको भूखे नहीं लगा रहेगा तो तुम किचन रूम में क्यों जाओगे? बार बार जाओगी? टीवी जाके बैठ बैठ के क्यों नहीं देखोगे? तो उसी प्रकार से चूहा को जब तक प्रबलन जब तक नहीं किया जाएगा, यानी कि भूखा रूप में जब तक उस जगह पे नहीं छोड़ा जाएगा तब तक जो है भूख अवस्था में जब तक नहीं रहेगा तब तक उस चीज पे जा नहीं सकेगा। वांछित अधिगम, वांछित अधिगम अनुबंध से भिन्न है और यह अधिगम मनुष्यों तक ही सीमित है। आप जानते हैं कि मनुष्य विभिन्न वस्तुओं और घटनाओं सबके लक्षणों के बारे में मुख्यतः शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। क्या करते हैं? शब्दों के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित करते हैं। एक शब्द का दूसरे शब्द का साचार्य बन जाता है। मनोवैज्ञानिक के प्रयोगशाला से इस तरह के सीखने की प्रक्रिया के अध्ययन के लिए कई विधियों का विकास किया गया। प्रत्येक विधि का किसी न किसी तरह के शाब्दिक सामग्री के अधिगम से जुड़े विशिष्ट प्रश्नों की खोज के लिए उपयोग किया जाता है। वांछित अधिगम की प्रक्रिया के अध्ययन से मनोवैज्ञानिक इस तरह की सामग्रियों का उपयोग करते हैं जैसे निरर्थक शब्दांश, परिचित शब्द, अपरिचित शब्द और एकांश के लिए तात्कालिक 6.2 जो है इसमें देख करके हम लोग वाक्य और अनुच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को जो है मोटा मोटी वाचिक अधिगम के बारे में डिटेल्स के रूप में अगर हम जानना चाहेंगे इसका और डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा। अभी जो फिलहाल अभी हम पढ़ाए हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए हैं। प्रचनात्मक अधिगम क्या होता है? प्रचनात्मक अधिगम एक तरह से सामाजिक अधिगम होता है जो व्यक्ति को देख करके सीखता है और उसी तरह से अनुकरण करना शुरू करता है। बच्चे क्या करते हैं? अपने माँ बाप जी को करते हुए देखते हैं, उसी तरह से अनुकरण करना शुरू करते हैं। चाहे अच्छा हो, बुरा हो, नशा हो या मतलब कि अच्छे तरीके से व्यवहार हो, किसी को मदद करने की मेंटलिटी हो या आक्रामकता हो, सब वो अपने बड़े से सीखते हैं। या जो हम सिखाएंगे उस तरीके से होगा, या टीवी, मोबाइल ये सब के द्वारा भी वो लोग सीखते हैं और उस तरह से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोग किस में देखें? प्रचनात्मक अधिगम यानी कि सामाजिक अधिगम से। एक तरह से इस तरह से कॉपी पेस्ट करने की बात को क्या कहते हैं? मॉडलिंग भी कहते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक अधिगम भी हम लोग समझ गए हैं। अब ये तीसरा है वांछिक अधिगम। इसको आगे पढ़ावे कि नेक्स्ट दिन पढ़िएगा? नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा दिमाग में घुसेगा तो हैंग करना शुरू कर देगा। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ा दिए हैं संज्ञानात्मक अधिगम तक। संज्ञानात्मक अधिगम मतलब समझ गए? ओलर वाला जो है किस तरह से चिंपैंजी को एक रूम में छोड़ा था, भूखा चिंपैंजी को, और कुछ सामान रख दिया जाता है, कुछ देर तक इधर उधर करता है, लेकिन अंत में जो है उसको एक रास्ता मिल जाता है जो एक बक्स से डाल करके और डंडा उठा करके खाना वाला सामग्री को घुसा के उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन सेकेंड टाइम जब वो चीज़ जब किया जाता है तो क्या होता है कि उस चीज़ को उतनी ही तेज़ी से कर लेता है। मतलब कि पहला बार भले टाइम लगेगा खोजने में, अंत तक पहुंचने में, लेकिन रास्ता मिल ही जाता है। उसी प्रकार से इसमें और भी दिया गया है कि चूहा जो है, चूहा वाला जो परिभाषा दिया गया किसके द्वारा? टॉलमैन के द्वारा। ओलर के द्वारा दिया गया चिंपैंजी का, और टॉलमैन के द्वारा दिया गया भूल भुलैया में चूहा को छोड़ दिया गया दो नदी को। तो जब तक उसके भूख अवस्था में नहीं छोड़ा जाएगा तब ना वो इधर उधर भागेगा भोजन की तलाश में, और जब भोजन के पास वो पहुंच जाएगा तो सेकेंड टाइम भी उसको अगर दिया जाएगा तो अपना मानचित्र वो सेट कर लेता है कैसे कैसे हम गए थे, नेक्स्ट टाइम उसी तरह से जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन अगर प्रबलन उसके अंदर में नहीं आएगा, रेन
कोर्स नहीं रहेगा, यानी कि उसके अंदर में अगर भूख नहीं होगी तो क्यों जाएगा किसी भोजन के पास। आप मान आपको भूखे नहीं रहेगा तो आप किचन रूम में जाइएगा खाना खाने के लिए, नहीं ना। तो उसी प्रकार से अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे हम लोग वांछिक अधिगम, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ये हो गया कंप्लीट, आपको ये भी हो गया कंप्लीट। अधिगम है 35 पन्ने का चैप्टर है, 25 या 35 पन्ने का। इसको बड़ी बारीकी से समझना है कि ई अगर पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए कि बहुत चीज़ जान लीजिएगा इसके वजह से। लर्निंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम सीधे इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे वाचिक अधिगम। ओके।